नमस्कार दोस्तों, टेल्स बाय संदीप में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की फिल्म का नाम है वेनम लेट देयर बी कार्नेज, जो 2021 में रिलीज हुई थी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत 1966 से होती है, जहां क्लीट्स कैसिडी और उसकी प्रेमिका फ्रांसिस बैरिसन को दिखाया जाता है, जो सेंट एस्टेस होम फॉर अनवांटेड चिल्ड्रन नामक एक अनाथालय में रह रहे होते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां असामान्य परेशानियों से जूझते और कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे बच्चों को रखा जाता है। बैरिसन के पास सोनिक चीख की शक्ति होती है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी कारण उसे सेंट एस्टेस होम से रवैनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट भेजा जा रहा होता है। क्लीट्स कैसिडी, जो कि बेबस और लाचार है, ये सब देखता रहता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। जब बैरिसन को रवेनक्रॉफ्ट ले जाया जा रहा होता है, तो वह अपनी सोनिक चीख से पुलिस अधिकारी पैट्रिक पर हमला कर देती है, जिससे पैट्रिक के कान में चोट लग जाती है। इसके बाद पैट्रिक भी अपनी बंदूक से बैरिसन की आंखों पर गोली चला देता है। पैट्रिक को लगता है कि बैरिसन मर चुकी है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि वह अभी भी जीवित है। उसे सुरक्षित रवेनक्रॉफ्ट में कैद कर लिया जाता है, जहां वह अपनी शक्तियों का उपयोग करने में असमर्थ होती है। कहानी अब वर्तमान समय में पहुंचती है, जहां पैट्रिक अब एक डिटेक्टिव बन चुका है। वह इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एडी ब्रॉक से मिलता है। पैट्रिक एडी ब्रॉक को बताता है कि क्लीटस कैसिडी, जो सैन क्वेंटिन स्टेट प्रिजन में बंद है, को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और वह अपने आखिरी समय में एडी ब्रॉक से बात करना चाहता है। पैट्रिक का मानना है कि शायद क्लीट्स कैसिडी एडी ब्रॉक को अपने द्वारा किए गए अपराधों की जानकारी देना चाहता है। इसी दौरान हमें यह भी पता चलता है कि एडी ब्रॉक अभी भी वेनम का होस्ट है। जब एडी ब्रॉक और क्लीटस कैसिडी की मुलाकात होती है, तो कैसिडी एडी से कहता है, तुम मेरा एक संदेश मेरे फैंस तक पहुंचा दो, बदले में मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के ऐसे राज बताऊंगा जिनसे तुम्हें खूब फायदा होगा। हालांकि एडी और पैट्रिक को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि कैसिडी दरअसल अखबार के माध्यम से रवेनक्रॉफ्ट में कैद फ्रांसिस बैरिसन को एक गुप्त संदेश भेज रहा है। कैसिडी से मिलने के बाद जब एडी वहां से जा रहा होता है, तो वेनम कैसिडी की कोठरी की दीवारों पर बने चित्रों को ध्यान से देख लेता है। जब एडी वापस अपने घर आता है, तो वेनम उसे कैसिडी की कोठरी में बने चित्रों का मतलब समझाता है और बताता है कि कैसिडी ने अपने पीड़ितों के शव रोडियो बीच, कैलिफोर्निया में छिपाए हैं। एडी इस जानकारी को पुलिस को दे देता है, जो कि सच साबित होती है। इस खुलासे से एडी ब्रॉक को अपने करियर में बड़ी सफलता मिलती है। आगे की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि वेनम एडी से काफ़ी नाराज है, क्योंकि एडी उसे जिंदा रहने के लिए सिर्फ चॉकलेट खाने पर मजबूर करता है, जबकि वेनम को जिंदा रहने के लिए इंसानी दिमाग की ज़रूरत होती है। यही नहीं, एडी वेनम को किसी को भी मारने की इजाज़त नहीं देता, चाहे वह अपराधी ही क्यों ना हो। इसी वजह से वेनम को मुर्गियों के दिमाग खाकर गुजारा करना पड़ता है, जिससे उसकी भूख पूरी नहीं होती और वह असंतुष्ट रहता है। इसी दौरान एडी की पूर्व मंगेतर एनी उससे मिलकर बताती है कि उसने अब डॉक्टर डैन लुइस से सगाई कर ली है। यह खबर न सिर्फ एडी को बल्कि वेनम को भी काफ़ी बुरी लगती है। वेनम एडी को खुश करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एन की सगाई की खबर एडी को बिल्कुल भी रास नहीं आती। इसी बीच एडी को क्लीटस कैसिडी का एक खत मिलता है, जिसे पहले ही जानलेवा इंजेक्शन द्वारा मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। खत में क्लीट्स कैसिडी एडी को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी सजा वाले दिन वहां आने का न्योता देता है। खत में आगे वह लिखता है कि कैसे उसने अपनी दादी को व्हील चेयर से सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था और अपनी माँ के बाथटब में हेयर ड्रायर फेंक दिया था। इसके बाद उसके पिता ने उसकी पिटाई की और उसे सेंट एस्टेस भेज दिया गया। वहाँ भी उसे मारपीट का सामना करना पड़ा, लेकिन फ्रांसिस ने उसे बचाया और दोनों में प्यार हो गया। क्लीट्स कैसिडी की भावनाओं का सम्मान रखते हुए एडी उसे उसके सजा वाले दिन मिलने जाता है, लेकिन यह मुलाकात एडी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि क्लीट्स कैसिडी उसे काफ़ी अपमानजनक बातें कहता है। वह एडी को कैंसर कहता है, जो उसके साथ रहने वालों के लिए हानिकारक है, जिसमें वह एडी की पूर्व मंगेतर एनी को भी निशाना बनाता है। ये सुनकर वेनम गुस्से में भड़क उठता है और कैसिडी पर हमला कर देता है। इसी दौरान कैसिडी एडी के हाथ पर काट लेता है
पुलिस वाला दोनों को अलग करता है, लेकिन क्लीट्स कैसिडी समझ जाता है कि एडी के साथ कुछ अलग है और वह कोई गहरा राज छिपा रहा है। जाते जाते क्लीटस कैसिडी एडी से कहता है, मैंने ऐसा खून पहले कभी नहीं चखा। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि क्लीट्स कैसिडी सिम्बायोट का एक छोटा हिस्सा निगल लेता है। घर वापस आने पर एडी वेनम द्वारा की गई हरकतों पर उसे गैर जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि अगर किसी को उनके बारे में पता चल जाता तो वे क्या करते। इस पर वेनम अपनी गलती मान लेता है, लेकिन एडी उसे लगातार सुनाता रहता है। इससे नाराज होकर वेनम एडी से कहता है कि आज एडी जो कुछ भी है वह उसी की बदौलत है, क्योंकि उसने ही क्लीटस कैसिडी की कोठरी की ड्राइंग्स का विश्लेषण कर एडी को दुनिया की नज़रों में हीरो बनाया था। इसके जवाब में एडी भी वेनम को कह देता है कि वह किसी काम का नहीं है और उसे तो उसके अपने ग्रह के लोगों ने ही निकाल बाहर किया था। उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि वेनम गुस्से में आकर एडी के $2000 की कीमत वाले HD फ्लैट स्क्रीन टीवी को अपार्टमेंट से बाहर फेंक देता है। इसके बाद वेनम एडी का शरीर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। इस बीच जब क्लीट्स कैसिडी को फांसी दी जा रही होती है तो अचानक उसके शरीर से एक नया और खौफनाक लाल रंग का सिम्बायोट जन्म लेता है, जिसे कार्नेज के नाम से जाना जाता है। कार्नेज बेहद शक्तिशाली और विनाशकारी होता है। फांसी प्रक्रिया को रोकते हुए कार्नेज जेल में जबरदस्त तबाही मचाता है। वह सभी कैदियों को रिहा कर देता है और गार्ड्स की बेरहमी से हत्या कर देता है। अब क्लीटस कैसिडी के पास एक ऐसी शैतानी शक्ति आ चुकी थी जो उसी के शरीर में निवास कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ वेनम भी एक शरीर से दूसरे शरीर में कूदता रहता है और अकेले अपने समय का आनंद लेता है। लेकिन एक परफेक्ट होस्ट की कमी के कारण थोड़े समय बाद वेनम खुद को कमजोर और थका हुआ महसूस करने लगता है। वहीं डिटेक्टिव पैट्रिक एडी ब्रॉक से क्लीटस कैसिडी के साथ हुई उसकी मुलाकात के बारे में पूछताछ करता है। पैट्रिक का मानना है कि एडी की मुलाकात के बाद ही कैसिडी ने यह भयानक तबाही मचाई। हालांकि एडी पैट्रिक को कोई जानकारी नहीं देता और साफ कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। दूसरी ओर कार्नेज क्लीट्स कैसिडी के साथ एक समझौता करता है। वह कैसिडी को आश्वासन देता है कि वह फ्रांसिस बैरिसन को रवेनक्रॉफ्ट से आजाद कराने में उसकी मदद करेगा, लेकिन इसके बदले कैसिडी को एडी और वेनम को खत्म करने में उसका साथ देना होगा। कार्नेज जानता है कि उसे मारने की क्षमता केवल वेनम में है, इसलिए यदि वेनम का अंत कर दिया जाए तो वह पूरी तरह से अजेय बन जाएगा। दूसरी तरफ क्लीट्स कैसिडी और कार्नेज इंटरनेट हैक कर लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि फ्रांसिस बैरिसन अभी भी जिंदा है और रवेनक्रॉफ्ट में कैद है। रवेनक्रॉफ्ट पहुंचकर क्लीट्स और कार्नेज बैरिसन को आज़ाद कर देते हैं। इसके बाद वे दोनों सेंट एस्टेस चिल्ड्रन होम जाते हैं ताकि उसे जलाकर अपने अतीत से बदला ले सकें। इसी दौरान पैट्रिक को एडी ब्रॉक पर शक हो जाता है और वह उसे गिरफ्तार कर लेता है। पैट्रिक का दावा है कि हाल ही में जहां जहां एडी गया है वहां एक राक्षस देखा गया है। एडी की मदद करने के लिए एनी उसकी वकील बनकर एडी से मिलने आती है। वहां एडी एन को बताता है कि वर्नम अब उससे अलग हो चुका है और शहर में कार्नेज और क्लीट्स कैसिडी का आतंक फैला हुआ है। इस तबाही का पूरा दोष एडी पर डाला जा रहा है। एडी कहता है कि जब तक वह वेनम से दोबारा नहीं जुड़ता वह कार्नेज और क्लीटस कैसिडी के आतंक को नहीं रोक सकता। एडी की बात सुनने के बाद एन वेनम को ढूंढने निकल पड़ती है। इस बीच वेनम सैन फ्रांसिस्को में अलग अलग लोगों के शरीर में प्रवेश करते हुए घूमता रहता है। एनी उसे मिसेस चेन के शरीर में जुड़ा हुआ पाती है। एन वेनम को मनाने की कोशिश करती है कि वह एडी ब्रॉक को माफ कर दे। इसके बाद एन वेनम को अपने शरीर में लेकर एडी के पास पहुंचती है और वे दोनों मिलकर पुलिस हिरासत से भागने में सफल हो जाते हैं। सेंट एस्टेस चिल्ड्रन होम को जलाने के बाद क्लीटस कैसिडी, कार्नेज और फ्रांसिस बैरिसन अपने अपने दुश्मनों को खत्म करने की योजना बनाते हैं। बैरिसन का निशाना पैट्रिक है, कार्नेज का वेनम और कैसिडी का एडी ब्रॉक। कैसिडी पैट्रिक को बंधक बना लेता है और फ्रांसिस बैरिसन एनी को पकड़ लेती है। दोनों को एक चर्च में ले जाया जाता है जहां कैसिडी और बैरिसन अपनी शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। ब्रॉक और वेनम चर्च में पहुंचते हैं जहां उनकी भयंकर मुठभेड़ कार्नेज से होती है। इस दौरान बैरिसन पैट्रिक को चेन से फांसी पर लटका देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। दूसरी ओर
कार्नेज फ्रांसिस की चीखों से परेशान होता है क्योंकि वे उसे भी चोट पहुंचाती हैं, लेकिन कैसिडी कार्नेज को फ्रांसिस के साथ बुरा व्यवहार करने से रोकता है। कार्नेज की ताकत के सामने वेनम कमजोर पड़ जाता है और हार मानने ही वाला होता है। तभी एडी ब्रॉक वेनम को यह एहसास दिलाता है कि क्लीटस कैसिडी और कार्नेज का संबंध सिम्बायोटिक नहीं है जैसा कि उनका है। कार्नेज फ्रांसिस को चोट पहुंचाना चाहता है जबकि कैसिडी उसे रोकने की कोशिश करता है। यह देखकर एडी और वेनम बैरिसन को उकसाते हैं कि वह अपनी सोनिक चीख का इस्तेमाल करे। बैरिसन की चीखों से क्लीट्स, कैसिडी और कार्नेज अलग हो जाते हैं। इसके बाद वेनम कार्नेज को निगल जाता है और कैसिडी को खत्म कर देता है। चर्च के गिरने से बैरिसन भी कुचलकर मर जाती है। फिल्म के इस मोड़ पर पैट्रिक की आंखों का नीला चमकना यह संकेत देता है कि वह अभी भी जीवित है। ब्रॉक और वेनम अब भगोड़े बन चुके हैं। दोनों आगे की योजना पर विचार करने के लिए एक छुट्टी पर जाने का फैसला करते हैं। फिल्म के अंत में एक होटल के कमरे में वेनम ब्रॉक को सिम्बायोट्स के अन्य ब्रह्मांडों के ज्ञान के बारे में बता ही रहा होता है कि अचानक एक तेज रोशनी उन्हें किसी अन्य जगह पर पहुंचा देती है। वहां वे देखते हैं कि टेलीविजन पर जॉन जेमसन स्पाइडरमैन की असली पहचान पीटर पार्कर को उजागर कर रहा है।